क्या अब डॉलर की बादशाहत खतरे में है? इज द यूएस डॉलर लूजिंग इट्स पावर? अमेरिका ने अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत से डॉलर को दुनिया की ग्लोबल करेंसी बना दिया था, लेकिन अब कई देश डी डॉलराइजेशन की राह पर है। और इसी बीच एक सवाल उठता है, क्या इंडियन रुपी बन सकता है अगला डॉलर? इंडिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और डिजिटल पावर क्या बदल सकते हैं ग्लोबल गेम? Welcome to Civil 360, the only UPSC channel that you can just listen to and stay UPSC ready 24/7. चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉलर दुनिया की, आप कह सकते हैं, एक तरह की रिजर्व करेंसी बना कैसे? इसकी कहानी काफी दिलचस्प है, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। एग्जैक्टली इसकी जड़ें, जैसा आपने कहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। ये काफी लैंडमार्क एग्रीमेंट था। इसमें तय हुआ कि यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकेगा। रेट था $35 प्रति आउंस सोना। अच्छा, तो इससे डॉलर को एक मजबूती मिली, वो गोल्ड बैक बन गया। और इसी एग्रीमेंट से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस भी बने। हाँ हाँ। और ये इंस्टीट्यूशंस जो लोन्स देते थे, वो भी अक्सर डॉलर में ही देते थे। तो इससे हुआ ये कि इंटरनेशनली डॉलर की डिमांड और उसकी क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ी। और फिर इसमें वो पेट्रो डॉलर वाला एंगल भी जुड़ा, जिसने शायद डॉलर की पोजीशन को और भी ज्यादा सॉलिड कर दिया। बिल्कुल सही, प्रिसाइसली 1970s की शुरुआत की बात है ये। यूएस और सऊदी अरब के बीच एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी कि सऊदी अरेबिया अपना तेल, अपना ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेगा और बदले में यूएस उसे मिलिट्री सपोर्ट और सिक्योरिटी देगा। ओह। अब क्योंकि दुनिया भर के देशों को ऑयल तो चाहिए ही था, तो ऑयल खरीदने के लिए सबको यूएस डॉलर चाहिए थे। तो ये अमेरिका का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने डॉलर को ग्लोबल ट्रेड के बिल्कुल सेंटर में ला दिया। इंटरेस्टिंग। लेकिन 1971 में तो प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर का गोल्ड से वो डायरेक्ट लिंक खत्म कर दिया था, जिसे निक्सन शॉक कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, निक्सन शॉक। यूएस ने कह दिया कि अब हम डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं देंगे। ये एक बड़ा झटका था दुनिया के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि इस शॉक के बावजूद ऑयल ट्रेड की वजह से और ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर की भारी मात्रा होने की वजह से उसकी जरूरत बनी रही, डोमिनेंस कायम रहा। और अमेरिका ने डॉलर के इस दबदबे को, इस डोमिनेंस को एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह भी इस्तेमाल किया है। हम सैंक्शंस के बारे में अक्सर सुनते हैं। डेफिनेटली यूएस ने डॉलर सिस्टम पर अपने कंट्रोल का पूरा फायदा उठाया, आप कह सकती हैं, सैंक्शंस लगाकर। इसमें प्राइमरी सैंक्शंस भी होते हैं जो सीधे अमेरिकी कंपनीज या इंडिविजुअल्स पर रोक लगाते हैं, और सेकेंडरी सैंक्शंस भी, ये ज्यादा क्रिटिकल है। इसमें यूएस दूसरे देशों की कंपनीज या बैंक्स पर भी दबाव डालता है कि वो टारगेट देश के साथ बिजनेस ना करे। अच्छा, मतलब दूसरों पर भी असर। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा स्विफ्ट पेमेंट मैसेजिंग नेटवर्क पर भी यूएस का काफी इन्फ्लुएंस है। ये सिस्टम इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो जिन देशों ने डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की, जैसे इराक के सद्दाम हुसैन, लिबिया के गद्दाफी या ईरान, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। और रशिया पर जो हाल में सैंक्शंस लगे हैं, वो भी इसी का उदाहरण है। हाँ, वो इसका सबसे ताज़ा और बड़ा एग्जाम्पल है। सैंक्शन से सिर्फ टारगेट कंट्री को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके साथ ट्रेड करने वाले दूसरे देशों पर भी असर पड़ता है। तो इसी बैकग्राउंड में अब ये डी डॉलराइजेशन की बात इतनी तेजी से क्यों हो रही है? व्हाट्स ड्राइविंग दिस शिफ्ट नाउ? क्या कारण है? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पहला तो ये यूएस सैंक्शंस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कई देशों को लगा कि वो वल्नरेबल है, कि उन पर भी ये हथियार इस्तेमाल हो सकता है। सही बात है। दूसरा, बहुत से देश अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, अपनी आर्थिक संप्रभुता बढ़ाना चाहते हैं। वो यूएस की फाइनेंशियल पॉलिसी पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तीसरा, चाइना जैसी जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, वो अपनी करेंसी जैसे युआन को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रही हैं। तो ये सब मिलकर इस ट्रेंड को, डी डॉलराइजेशन के ट्रेंड को तेज कर रहे हैं। इसके कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? मतलब कैसे देश असल में डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कई उदाहरण दिख रहे हैं। जैसे चाइना, वो अपने पास जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उनकी होल्डिंग्स धीरे धीरे कम कर रहा है। अच्छा। रशिया और चाइना ने अपने बायलैटरल ट्रेड में युआन का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। अब वो ज्यादातर ट्रेड अपनी करेंसीज या युआन में कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी अब नॉन डॉलर करेंसीज में ऑयल डील्स करने के लिए ओपन है, जिसमें युआन भी शामिल है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और ब्रिक्स देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो एक कॉमन करेंसी या ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। राइट। और इंडिया ने खुद
यूएई के साथ रूपी दिरहम में ट्रेड सेटलमेंट के लिए अग्रीमेंट किया है। श्रीलंका के साथ भी रूपी ट्रेड की बात हुई है। रशिया से ऑयल इंपोर्ट में भी रूपी पेमेंट का मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब कोशिशें हैं डॉलर पर निर्भरता कम करने की। ओके, तो अब इंडिया वाले एंगल पे आते हैं। हाँ। ये बहुत क्रूशियल है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। क्या इंडियन रूपी में वो पोटेंशियल है कि वो अगला डॉलर बन सके, या कम से कम एक मेजर ग्लोबल करेंसी बन सके? इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या है इस मामले में? देखिए, इंडिया के पक्ष में कुछ बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, नो डाउट। पहली बात, हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। करंटली हम 5th लार्जेस्ट हैं और जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट बनने की उम्मीद है। स्टेबिलिटी है जो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। तीसरा, ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। और चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूपीआई, ये बहुत एडवांस्ड है और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को एफिशिएंट बनाने में काफी मदद कर सकता है। ये तो हुई स्ट्रेंथ्स की बात। बिल्कुल सही। बट व्हाट अबाउट द चैलेंजेस? रुकावटें क्या हैं रूपी के इंटरनेशनलाइजेशन के रास्ते में? हर्डल्स भी तो होंगे। चैलेंजेस भी हैं, और वो काफी सिग्निफिकेंट है। पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडियन रूपी अभी फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? बेसिकली इसका मतलब है कि देश के अंदर और बाहर कैपिटल के यानी पूंजी के फ्री मूवमेंट पर अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप आसानी से कितना भी पैसा देश के बाहर नहीं ले जा सकते या ला नहीं सकते इन्वेस्ट करने के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बैरियर हो सकता है। अच्छा, समझ गया। दूसरा, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रुपी का शेयर अभी बहुत ही कम है, लेस देन 1%। डॉलर का तो 60% के आसपास है। वाओ, काफी कम है। तीसरा, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब जब हम इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, वो एक परसिस्टेंट इशू रहा है हिस्टोरिकली। हालांकि रीसेंट टाइम्स में इसमें इंप्रूवमेंट दिखा है। और चौथा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रुपी पर ट्रस्ट बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस बनाना, ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें समय लगता है। यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ये डिस्कशन सीधे जुड़ता है जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से। सवाल हो सकता है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी। व्हाट पॉलिसी मेजर्स शुड इंडिया अंडरटेक टू एनहांस द रुपीज ग्लोबल एक्सेप्टेंस? यानी भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें। रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भारत को क्या नीतिगत उपाय करने चाहिए? बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है ये यूपीएससी मेंस के लिए। पॉलिसी मेजर्स की बात करें तो इंडिया को रूपी बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स और बढ़ाने होंगे, जैसे यूएई, श्रीलंका, रशिया के साथ किया है, वैसे और देशों के साथ भी करने होंगे। दूसरा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को धीरे धीरे केयरफुली लिबरलाइज करना होगा, एकदम से नहीं, पर एक रोड मैप बनाकर। तीसरा, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, जिन्हें मसाला बॉन्ड्स कहते हैं। हाँ, सुना इनके बारे में। हाँ, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट्स में इशू करती हैं, लेकिन डिनोमिनेशन रूपी में होता है। इनको और प्रमोट करना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स रूपी एसेट्स में इन्वेस्ट करें। और सबसे जरूरी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, मतलब लो इन्फ्लेशन, फिस्कल डिसिप्लिन यानी सरकारी घाटे पर नियंत्रण, और एक स्टेबल एक्सचेंज रेट। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक और सवाल जो दिमाग में आता है वो भी जीएस पेपर 3 से ही जुड़ा है। Critically analyze the factors driving the de-dollarization trend and its potential implications for the global financial order. यानी डी-डॉलरीकरण की प्रवृत्ति को चलाने वाले कारकों और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ये भी बिल्कुल कोर इशू है। डी-डॉलराइजेशन के इम्प्लीकेशंस बहुत वाइड रेंजिंग हो सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स बदल सकते हैं, जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस में शिफ्ट आ सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल बदल सकता है। इस पर एक बैलेंस्ड और क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। अब इस पूरे बातचीत को समेटते हुए रियलिस्टिकली देखें तो डॉलर का फ्यूचर क्या लगता है? क्या उसका राज खत्म होने वाला है? और रुपी इस पूरी पिक्चर में कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि डी-डॉलराइजेशन एक रियलिटी है, ये हो रहा है, लेकिन ये एक स्लो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मतलब धीरे धीरे हो रहा है। ये कोई रातों रात होने वाला रेवोल्यूशनरी बदलाव नहीं है। डॉलर का डोमिनेंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत गहरे और इंटीग्रेटेड हैं।
दुनिया भर में डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है और सच कहें तो अभी डॉलर का कोई क्लियर वाइडली एक्सेप्टेड ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। जहां तक रुपये की बात है, उसका ग्लोबल करेंसी बनना एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। इसमें डिकेड्स लग सकते हैं, डिकेड्स। ओके। हाउएवर अगले 5 से 10 सालों में रुपये एक सिग्निफिकेंट रीजनल करेंसी जरूर बन सकता है, खासकर साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड में। अगर इंडिया अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जारी रखता है और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी पर काम करता है, और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे चाइनीज युआन या फिर ब्रिक्स की कोई पोटेंशियल करेंसी, उनके सामने भी अपने चैलेंजेस हैं, कन्वर्टेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, ट्रस्ट की, तो ज्यादा लाइकली सिनेरियो ये लगता है कि हम एक मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां डॉलर के साथ साथ कुछ और करेंसीज जैसे यूरो, युआन और शायद रुपये भी इंपॉर्टेंट रोल्स निभाएंगी, बजाय इसके कि कोई एक करेंसी डॉलर को पूरी तरह रिप्लेस कर दे। कम से कम नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन रूपी कभी डॉलर की तरह एक ग्लोबल करेंसी बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें सिविल 360, the only UPSC channel you can just listen to and stay UPSC ready 24/7। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।